हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो आज हम फिर से एक ऐसी कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं जो एक मल्टी बैगर शेयर है और आने वाले कुछ महीनों में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है, कंपनी के काम बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को एक मल्टी बैगर स्टॉक बनाते हैं। तो कंपनी की सारी एनालिसिस देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल, आगे किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव रहने वाले हैं, इस तरह की सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने टारगेट्स कहाँ तक के ये जा सकते हैं। तो हम एनालिसिस शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके आप ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से आप ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे न केवल हम डेली लाइव कॉल डालते हैं, उसके अलावा जो शेयर्स हम रिकमेंड करते हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, उससे एग्जिट करना है या उसमें किस तरह की अभी पोजीशन बनानी है, वो सारी चीज़ें भी हम टेलीग्राम में अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए कंपनी की एनालिसिस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी मानी जाती है और इसको नवरत्न का दर्जा भी दिया गया है। सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, तो कंपनी के बिजनेस बहुत बड़े हैं। जितने भी मिनिस्ट्रीज आप देखिए कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उससे जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो एनबीसीसी हैंडल करती है। आप कोई भी मिनिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनसे अगर रियल एस्टेट या किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हैं तो वो एनबीसीसी हैंडल करती है। अगर हम बात करते हैं कि एनबीसीसी के जो कोर एरियाज हैं ऑपरेशंस के, तो कंपनी ने अपने आप को मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है और वो इन 3 सेगमेंट के तहत काम करते हैं। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर आता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट और उसके बाद आता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये जो 3 मेजर सेगमेंट है, इसी के तहत एनबीसीसी अपने बिजनेस को परफॉर्म करती है और इसी के तहत वो सारी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। अगर हम देखें तो एनबीसीसी जो है, इसने जितने बड़े बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एज ए पीएमसी इन्होंने काम किया और वहीं से इनकी जो लगभग 90% जो एनुअल रेवेन्यू है वो उसी से आती है। अगर हम देखते हैं कि कंपनी का जो सेगमेंट है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका जो ये एक पीएमसी है, जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये इनकी एक कोर स्ट्रेंथ वाली एरिया है और यहाँ से इन्होंने बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की है। अगर हम देखते हैं तो जो इनका एक रीडेवलपमेंट वाला बेसिकली प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी प्रॉपर्टीज हैं, रोड, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हो गए या एयरपोर्ट, ब्रिजेज, कुछ भी हों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको अगर रीडेवलपमेंट करना हुआ तो उसका जो एक काम है उसको भी एनबीसीसी हैंडल करती है और वहाँ से भी इनको एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो जो इस तरह के काम है वहाँ से एनबीसीसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है और उसमें इन्होंने काफ़ी अपनी एक वैल्यू बना रखी है। अगर हम इनके कुछ जो ये पूरा सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं, तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है उसमें इनका जो शेयर है वो 93% काम वो इसके तहत देखते हैं। 4% जो इनका वर्क होता है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग में होता है और 3% का जो काम है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के तहत होता है। तो इस तरह की ये जो इनके 3 कोर एरियाज हैं, इसी के तहत ये पूरा काम करते हैं और इसी के तहत कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कंपनी के कुछ टर्नओवर की बात करते हैं कि कंपनी का पिछले सालों में से लेके अब तक टर्नओवर कैसे रहे हैं, तो कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पे टर्नओवर को ग्रो किया है और चाहे नंबर आप 2002-2003 से देखिए तो अब तक कंपनी के नंबर लगातार ग्रो करते आए हैं और आज की डेट में 2018-19 के फिगर से जो कंपनी का टर्नओवर था वो 10,000 करोड़ से पहुंच गया था और अभी 2021 में वो उससे भी बढ़ के और आगे निकल गया है। तो कंपनी का जो टर्नओवर ग्रोथ रही है वो ओवर द ईयर बहुत ही अच्छी रही है। कंपनी ने इस पोजीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम कंपनी के कुछ जो सब्सिडरीज हैं, क्योंकि एनबीसीसी एक ऐसी कंपनी है जिसने भी बहुत सारी सब्सिडरीज बना रखी है जो अलग अलग कामों को देखते हैं, तो अगर हम कंपनी के सब्सिडरीज को देखते हैं तो अलग अलग जो सब्सिडीज हैं, जैसे कि एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड जो है, ये बेसिकली पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस को प्रोवाइड करती है। कोई भी जो प्रोजेक्ट इन्होंने हैंडल कर रखे हैं उसके बाद जो मेंटेनेंस का काम होता है वो एनएसएल देखती है। अगर हम एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की बात करते हैं
तो ये जितने बिजनेस से रिलेटेड जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन की कंसल्टेंसी होती है, ये उसको देखते हैं। और ये एक बेसिकली अपनी पूरी टीम के थ्रू आर्किटेक्ट हो गया या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो, वैल्यूअर्स हो, अर्बन प्लानर्स या इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है, इस तरह के जितने भी काम है वो ये सब्सिडरी देखती है। अगर हम एनबीसीसी गल्फ की बात करते हैं तो ये बेसिकली जितने भी बिल्डिंग, रोड्स, एयरपोर्ट्स, हार्बर, वाटर सर्वे, जितने जिस तरह के काम होते हैं ये गल्फ में हैंडल करती है। ओमान और उससे जो आसपास की जितनी कंट्रियां हैं वहाँ पे इस तरह के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो इनकी एनबीसीसी गल्फ जो सब्सिडरी है वो हैंडल करती है। अगर हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड की जो है सब्सिडी है उसको देखते हैं तो ये एक राजस्थान गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो राजस्थान में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं रियल एस्टेट के उनको हैंडल करती है। अगर हम एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करते हैं तो ये बेसिकली जितने भी ओवरसीज में एनबीसीसी के ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करती है और वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट कार्य होते हैं उनको देखती है। एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करते हैं तो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हों, चाहे आने वाले प्रोजेक्ट हों जो भविष्य में बनेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको ये देखती है। अगर हम हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो इनकी सब्सिडरी है उसकी बात करते हैं तो इस कंपनी को 1964 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको इस्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में इसको एज ए सब्सिडरी 2017 में इसको टेक ओवर कर लिया गया और अब एनबीसीसी इसके थ्रू अपने जितने भी डाइवर्सिफाइड जो इनके बिजनेस हैं या जो नए बिजनेस एवेन्यू जाने वाले हैं स्टील वर्टिकल में, उसको इसके थ्रू वो हैंडल करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो इस कंपनी में इनका 100% स्टेक है और फिलहाल के लिए हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर से जुड़े जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस सब्सिडी के थ्रू एनबीसीसी हैंडल करती है। एनबीसीसी डीडब्ल्यू एलएलसी जो है ये दुबई में अभी जो एक इंडिया पवेलियन एट वर्ल्ड एक्सपो होने वाला था उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे एनबीसीसी डीडब्ल्यूसी एलएलसी हैंडल करती है। तो कंपनी की जो एक पूरी सब्सिडरी डिवीजन है वो बहुत ही बड़ा है। कंपनी के जो सब्सिडरी कई सारी सब्सिडरी हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के काम को हैंडल कर रही हैं। अब अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो जो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 61.75% की है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 3.45% की है। वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो 7.19% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं अगर हम उनको देखते हैं तो 2.97% की होल्डिंग उन्होंने बना रखी है। रिटेलर्स ने अपनी 24.64% की होल्डिंग बना रखी है। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर्स में कुछ डिक्रीज की है, उन्होंने अपनी यहाँ से इस एनबीसीसी से एग्जिट लिया है। अगर हम सितंबर क्वार्टर में आप देखिए तो 4.26% की होल्डिंग थी, दिसंबर 2020 में वो 4.03% पे आ गई और मार्च क्वार्टर का जो अभी 2021 में एंड हुआ उस पर 3.4% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की है। तो आप देखिए तो इन्होंने म्यूचुअल फंड ने थोड़े एग्जिट लिए हैं। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर जो हैं हम उसको देखने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर ईयरली जो रिजल्ट्स हैं उसको देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले जो 3 क्वार्टर हैं सितंबर 2020 से मार्च 2021 यानी Q2, Q3, Q4 जो रहा उसमें अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में 1377 करोड़ का इनका सेल्स रहा। दिसंबर 2020 में 2104 करोड़ पे पहुंचा वो और मार्च 2021 में वो बढ़ के 2667 करोड़ पे पहुंचा। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में 15 करोड़, दिसंबर 2020 में 64 करोड़ और मार्च 2021 में 76 करोड़ पे स्टैंड करता है। अगर हम पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में 62 करोड़, दिसंबर 2020 में 107 करोड़ और मार्च 2021 में 111 करोड़ पे पहुंचा। तो अगर आप चाहे सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पीबीटी हो, इन तीनों में लास्ट 3 क्वार्टर्स में इनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इन्होंने पिछले 3 क्वार्टर में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में 43 करोड़ पे था, दिसंबर 2020 में वो 93 करोड़ पे आया और मार्च 2021 में वो थोड़ा घट के 80 करोड़ पे आया। अगर हम ईपीएस को देखते हैं तो 0.24 पे था सितंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में 0.52 पे था और मार्च 2021 में 0.44 पे था। अब अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं कि कंपनी ने ईयर वाइज कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो मार्च
2019 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसमें जो इनकी सेल्स थी वो 9,943 करोड़ या 9,943 करोड़ पे स्टैंड करती थी। मार्च 2021 में बढ़ के 8,887 करोड़ पे आई। यानी कि अगर आप देखें तो मार्च 2019 से मार्च 2020 में इनकी सेल्स डिक्रीज हुई थी, लगभग 1,800 करोड़ के आसपास की इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखी गई। अगर हम मार्च 2021 में देखते हैं तो वो सेल्स नंबर और ज़्यादा डिक्लाइन होके 6,832 करोड़ पे आ गया। तो अगर आप देखिए तो लगभग यहाँ पे भी 1,200 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2019 के फाइनेंशियल में वो 369 करोड़ पे स्टैंड करता था। मार्च 2020 में वो 105 करोड़ पे आ गया और मार्च 2021 में 119 करोड़ का आ गया। तो अगर पिछले 3 साल में हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो कहीं कहीं डिक्रीज दिखा रहा है और इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 569 करोड़ पे इनका प्रॉफिट स्टैंड करता था और मार्च 2021 में 297 करोड़ पे स्टैंड करता था और मार्च 2021 का जो अभी Q4 का रिजल्ट है उसमें 287 करोड़ पे स्टैंड करता है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2019 में जो 375 करोड़ पे था, मार्च 2021 में घट के 78 करोड़ पे आ गया। यानी एक बहुत ही ड्रास्टिक प्रॉफिट में इनके फॉल देखने को मिला। लेकिन मार्च 2021 में प्रॉफिट में इन्होंने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई और अपने मार्च 2020 अगर हम ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ से बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला और मार्च 2021 में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 222 करोड़ पे स्टैंड करता है। वहीं अगर हम EPS की बात करते हैं तो EPS जो है 2.08 पे था मार्च 2019 में, 0.43 पे आया मार्च 2020 में और अभी वो 1.23 पे है। तो एक ठीक ठाक ग्रोथ मार्च 2021 ईयर में ये दिखा रहे हैं। अब इसके कुछ इस तरह के क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस तरह के सिनारियोज बने, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसको मैं एंड में बिल्कुल डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस किस तरह के प्रोविजनिंग की गई हैं, किस किस तरह की चीज़ें आपकी बार कंपनी ने स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से उनके बैलेंस शीट पे थोड़ा एक इम्पैक्ट अभी दिखा और बाद में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपनी के कुछ ग्रोथ नंबर को अगर हम देखते हैं तो जो सेल्स ग्रोथ रही है इनकी, अगर हम पिछले 10 साल में देखते हैं, पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो 3% पे थी, 3 ईयर्स में -7% पे स्टैंड करती है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं तो 5 साल में -5%, 3 साल में -16% पे है। अगर हम स्टॉक प्राइस के CAGR को देखते हैं तो 5 ईयर्स में -4% और 3 ईयर्स में -8%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में स्टैंड करता है 14% पे, 5 साल में 17% पे। तो कंपनी के अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है इनकी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो वो भी निगेटिव में बनी हुई है। स्टॉक प्राइस की अगर हम कंपाउंडेड जो ग्रोथ है उसको देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ ठीक ठाक इनकी परसेंटेज पे दिखा रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही हैं। अब अगर हम कुछ और फैक्टर जो है उसको हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसे रहने वाले हैं, कंपनी के क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या उसकी अभी चीज़ें हैं जो थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो देखिए कंपनी की जो कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं वो ये है कि एक तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कंपनी को कहीं ना कहीं ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर हम देखते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 33% के आसपास लगातार बना हुआ है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट को मेंटेन कर रखा है थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है जो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। अगर हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्या क्या हैं, तो देखिए कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है वो कंपनी की बहुत ही ख़राब रही है। अगर हम पिछले 5 वर्ष को देखते हैं तो 3% से ज़्यादा निगेटिव ग्रोथ ही दिखा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इनकी अर्निंग्स है तो अर्निंग में जो इनके अदर इनकम है वो भी इंक्लूड हैं। तो कहीं ना कहीं अर्निंग ये दिखाता है कि जो इनकी अर्निंग है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, उसमें अदर इनकम भी जुड़ी हुई है। तो एक एक्चुअल फिगर नहीं निकल के आ रहा है। अगर हम प्रोमोटर्स के होल्डिंग के थ्रू देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो पिछले 3 सालों में डिक्रीज हुई है। लगभग 12% के आसपास की होल्डिंग इसमें से कम हुई है। तो प्रोमोटर्स ने भी थोड़ा एग्जिट लिया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि प्रोमोटर्स इस कंपनी से एग्जिट क्यों ले रहे हैं। अब अगर हम जो ये Q4 2021 के रिजल्ट आए हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए कंपनी ने एक ऑलरेडी 800 करोड़ का प्रोविजन किया आपकी बार। उसके अलावा क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो ऑलरेडी ऐसे हैं कि जो प्रोजेक्ट इनको बहुत सारे रिसीव हुए हैं वो प्रोजेक्ट हो गए, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इनकी वैल्यू जो सब्सिडरी है, जो मैंने आपको कई सारी सब्सिडरीज बताई हैं, उसकी जो एक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लगभग इस समय इस Q4 2021 के बाद अगर हम देखें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए की वो वैल्यू निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास लगभग 3000 करोड़ का कैश इन हैंड और 3000 करोड़ के आसपास ही कैश ऑन रिसीवेबल है, यानी कंपनी को 3000 करोड़ का और कैश रिसीव होना है। और ये चाहे सब्सिडरी की वैल्यू हो, चाहे इनके पास और ये कैश रिसीवेबल जो हो, ये सारे जो फिगर्स हैं ये आने वाले क्वार्टर्स में बैलेंस शीट पे दिखेंगी। कंपनी ने जो प्रोविजनिंग की है 800 करोड़ की, उसका भी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा और इससे कंपनी को बहुत ही बूस्ट मिलने वाला है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़े से बढ़ने वाली है। ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ये चीज़ें आपको दिखेंगी और उस समय जब कंपनी का स्टॉक बहुत ही सॉलिड परफॉर्म करेगा तब ये सब चीज़ें आपको और क्लियर दिखेंगी। जब बाजार में और ये जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे जब हल्ला मचेगा, जब टॉप पे पहुँचता है, जब हल्ला मचाते हैं कि नहीं अब तो लेने वाला है, अब तो लेना, उस समय आपको रियलाइज होता है कि नहीं, लेने वाला टाइम तो पहले था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आगे कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगी। इसके अलावा अब जैसे मैंने बताया कि 800 करोड़ की जो प्रोविजनिंग हुई है, तो प्रोविजनिंग ने इनके ऑलमोस्ट जितने ग्रे एरियाज थे उसने हैंडल कर लिया है। उस प्रोविजनिंग से इनके बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होने वाली हैं और नेक्स्ट क्वार्टर से इन सब का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी अगस्त में एनबीसीसी के जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखिएगा कि इसका क्या सॉलिड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, एनबीसीसी अभी 52-54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको बहुत बॉटम पे एक बार मैंने रिकमेंड किया था, बट वीडियोज वगैरह में नहीं रिकमेंड किया था, वैसे ही इसकी बाइंग कराई थी। फिलहाल अभी 52-54 के आसपास इस शेयर को वापस आपको लेना चाहिए और इस पे जो एक मेरा व्यू है कि किस तरह से ये शेयर परफॉर्म करेगा, अगर इसका एक ओवरव्यू लेके चलें तो मेरा ये मानना है कि आने वाली ये जो दीपावली है, यानी कि मान के चलिए कि दिसंबर में जो Q3 का रिजल्ट आएगा तब तक ये शेयर आपको बड़े आराम से 90 से 100 रुपए का भाव दिखा देगा। तो अगर यहाँ 50 से 54 के बीच से अगर 90-100 का बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है एनबीसीसी के थ्रू। लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी की जो सब्सिडीज ग्रोथ होने वाली हैं और कंपनी के पास जो और अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं उससे जो बेनिफिट होने वाला है, उससे इसकी ग्रोथ और तेज होगी और ये एक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। तो अगर आज आप 54 पे पिक करते हैं, 50 पे इसको पिक करते हैं और आने वाले दिनों में 100 का टारगेट तो मैं इमीडिएट लेके चल रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको बिंदास ये दिखेगा 100 के आसपास। तो वहाँ पे आप ऑलरेडी 100% प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर फिर आपके ऊपर एक चॉइस होगी कि आप इस शेयर को किस तरीके से रखना चाहते हैं, आप आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप क्या उतना प्रॉफिट लेके निकलेंगे या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो आप 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो व्यूज़ हैं वो आप खुद से डिसाइड करिए आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और उसी हिसाब से आप अपने जो कैपिटल है उसको इसमें इन्फ्यूज करिए। ऐसा नहीं है कि इस शेयर के ऐसे टारगेट हैं या इतना होने वाला है तो आप अपनी सारी कैपिटल इसी में डाल दीजिए। आप अपने एक बकेट बनाइए, आपको किस तरह का इन्वेस्ट करना है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप कितने टाइम तक शेयर को होल्ड कर सकते हैं, अपने सारे चीज़ों को एक बार एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उसके बाद इसमें एंट्री लीजिए। हमारी जो एनालिसिस है, ट्रेंड इन्वेस्ट टीम की जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस यही है कि एनबीसीसी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। Q3 तक हमारा टारगेट 90 to 100 है, दिसंबर तक आपको ये टारगेट मिल जाना चाहिए और आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ और बेहतरीन ग्रोथ होने वाली है। तो आने वाले दिनों में जब हमारा जो ये पहला टारगेट है 90 और 100 का टारगेट है, जब ये अचीव होगा तो हम आपको एक और वीडियो या अपने ब्लॉग के थ्रू अपने टेलीग्राम पे जो हमारा हैंडल है वहाँ आपको अपडेट किया जाएगा कि इसमें आगे का टारगेट क्या होगा और हम इसको कैसा देख रहे हैं, तो उसको भी आपको अपडेट करेंगे। तो एनबीसीसी एक ऐसा शेयर है जिसमें हमारे हिसाब से आपको पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत ही अच्छा शेयर है, कंपनी के बहुत सारी चीज़ें टर्न अराउंड होने वाली हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी।
आप इसको चूकिए मत। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो NBCC में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा एक दो कंपनी और है हमारे रडार पे, जो अभी एक कंपनी है जो अभी 120-130 के आसपास ट्रेड कर रही है, और उस पर आने वाले 10 सालों में जो हमारा टारगेट है वो लगभग 1500 से 2000 रुपये का टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि अगले 10 सालों में वो कंपनी इतना सॉलिड परफॉर्म करने वाली है। तो उस पर भी वीडियो जल्दी ही आएगा। बाकी कुछ और कंपनियां हैं जिसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव अच्छे हैं, जिसमें जो मल्टी बैगर बनने वाले हैं, उसके भी वीडियोज हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी इन द लाइन है और उस पर तैयारी चल रही है। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक, अच्छी अच्छी एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि चैनल को थोड़ी एक रफ्तार मिले, और उसके तहत जब रफ्तार मिलेगी तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और जो स्टॉक्स हैं आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हैं या जो ट्रेडिंग से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा और आप इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ गेन जरूर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।